ज़िंदत रहम करने वाला है। मैं डॉक्टर इकरा अमान एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको आपके अपने चैनल फिजियोथेरेपी सॉल्यूशन में वेलकम करती हूँ। सो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोनियोमेट्री। गोनियोमेट्री क्या है, गोनियोमेट्री किस वजह किस लिए की जाती है, गोनियोमेट्री परफॉर्म कैसे की जाती है, इसमें हम सारा कुछ सीखेंगे कि अपर लिम्ब की गोनियोमेट्री कैसे होती है, लोअर लिम्ब की गोनियोमेट्री कैसे होती है। सो आप गोनियोमेट्री के बारे में जानने के लिए कि गोनियोमेट्री कैसा होता है, कैसा होता है, गोनियोमेट्री के बारे में जानने के लिए आप ना मेरी वीडियो को आखिर तक बगैर स्किप किए कम्प्लीटली वॉच करें। इसके बाद आप सबसे मेरी हमेशा की तरह एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मैं बर वक्त आप सबकी खिदमत में हाजिर होती रहूं और आपके लिए हेल्थी केयर टिप्स लाती रहूं। सो अब अपना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ गोनियोमेट्री? गोनियोमेट्री क्या है? गोनियोमेट्री दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। गोनियोमेट्री दो यूनानी यानी ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। गोनियोमेट्री जैसे गोनियो और मीट्री एक अलग अलग दो वर्ड है। अब गोनियो का मतलब क्या है और मीट्री का मतलब क्या है? गोनियो मीन एंगल और मीट्री मीन मेजर करना। गोनियोमेट्री का मतलब है एंगल को मेजर करना यानी कि रेंज ऑफ मोशन उसको मेजर करना। अब इसके लिए गोनियोमीटर क्या है? व्हाट इज़ गोनियोमीटर? अब गोनियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब गोनियोमेट्री के कितने टाइप्स होते हैं? गोनियोमीटर 3 टाइप्स का होता है। एक होता है यूनिवर्सल गोनियोमीटर, एक होता है ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर और एक होता है इलेक्ट्रिकल गोनियोमीटर। अब हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल गोनियोमीटर कौन सा होता है? यूनिवर्सल गोनियोमीटर वो होता है जो हम अमूमन यूज़ करते हैं। ये मेरे पास जो है ये यूनिवर्सल गोनियोमीटर है। ये गोनियोमीटर हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल के तौर पर। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ना वो है ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर। ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर हमारी स्पाइन की मूवमेंट को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पाइन की रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए जो गोनियोमीटर इस्तेमाल होता है वो होता है ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट गोनियोमीटर है वो इलेक्ट्रिकल गोनियोमीटर, मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी से गोनियोमीटर एंगल को चेक करें ना वो होता है इलेक्ट्रिकल गोनियोमीटर। अब हम देखें कि गोनियोमीटर के 3 टाइप से आपको पता चल गया कि यूनिवर्सल है और ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर और इलेक्ट्रिकल गोनियोमीटर। अब चलते हैं हम गोनियोमीटर जो यूनिवर्सल गोनियोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं अपर और लोअर लिम्ब की रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए, तो उसके कितना पार्ट्स हैं? उसके बेसिकली ये देखें ये गोनियोमीटर है, इसके 3 पार्ट हैं। इसका जो ये फुल ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इस सर्कल को हम कहते हैं फलक्रम। फलक्रम को कहाँ प्लेस किया जाता है? फलक्रम को प्लेस किया जाता है हमें एक जॉइंट पे। जिस जॉइंट की हमने रेंज ऑफ मोशन चेक करनी उस जॉइंट पे फलक्रम को प्लेस किया जाता है। अब 2 होती है इसकी आर्म, एक होती है स्टेशनरी आर्म जो हरकत नहीं करती, एक होते हैं मूवेबल आर्म जो मूव करती है। ठीक है, ये हो गए गोनियोमीटर के पार्ट, फलक्रम, स्टेशनरी आर्म और मूवेबल आर्म। 3 पार्ट हैं गोनियोमीटर के। इसके बाद अब गोनियोमीटर में हम कौन सा एंगल फाइंड करते हैं? गोनियोमीटर में बेसिकली हम जो एंगल फाइंड करते हैं ना वो है रिलेटिव एंगल। रिलेटिव एंगल मतलब इसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं जॉइंट्स का एंगल, जॉइंट्स एंगल फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं अपर लिम्ब की गोनियोमेट्री की तरफ। अपर लिम्ब की गोनियोमेट्री पहले है हम चलते हैं शोल्डर, फिर हम आएंगे एल्बो की तरफ, फिर हम आएंगे रिस्ट की तरफ। तो जो शोल्डर है ना, शोल्डर जॉइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट होती है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। शोल्डर जॉइंट पे जो मूवमेंट होती है पहले वो है फ्लैक्शन, फिर है नंबर 1 फ्लैक्शन, नंबर 2 एक्सटेंशन, नंबर 3 एबडक्शन, नंबर 4 एडक्शन, नंबर 5 एक्सटर्नल रोटेशन, नंबर 6 इंटरनल रोटेशन। ये 6 मूवमेंट परफॉर्म होती है हमारे शोल्डर जॉइंट पे। अब हम इनकी गोनियोमेट्री कैसे करते हैं? फ्लैक्शन हो रही है तो उसकी रेंज हम कैसे चेक करेंगे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शोल्डर की फ्लैक्शन की नॉर्मल रेंज क्या है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये आया कि हमारा पेशेंट नॉर्मल से कम कर रहा है, नॉर्मल से कितना कम कर रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा। अब एक बात ये भी है कि जब भी हम गोनियोमेट्री परफॉर्म करें तो थोड़ी बहुत रेंज का फ़र्क अगर नज़दीक आ रही होती है, थोड़ी ज़्यादा वो होती है कि हमारी जो क्लॉथ है ना उसकी रिस्ट्रक्शन आ रही होती है। क्लॉथ रिमूव करने के बाद अगर हम मूवमेंट रेंज को चेक करें ना वो बिल्कुल प्रॉपर आती है। अब इसके बाद हमने जैसे चलना था शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट की तरफ, तो पहले शोल्डर की आ जाती है फ्लैक्शन। शोल्डर फ्लैक्शन कैसे होती है ये आपको पता है, शोल्डर फ्लैक्शन की मूवमेंट ऐसे होती है। ये है शोल्डर फ्लैक्शन।
अब मैं इसको बताऊंगी कि आपको शोल्डर फ्लेक्शन की नॉर्मल रेंज क्या होती है। शोल्डर फ्लेक्शन की जो नॉर्मल रेंज है वो है 0 to 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री तक हम शोल्डर फ्लेक्शन कर सकता है एक नॉर्मल पर्सन। अब शोल्डर फ्लेक्शन में मसल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? शोल्डर फ्लेक्शन में जो मसल इन्वॉल्व होते हैं वो के डेल्टॉइड मसल के इंटीरियर फाइबर, कोरेकोब्रैनकियलिस, ये दो मसल इन्वॉल्व होते हैं। डेल्टॉइड मसल के इंटीरियर फाइबर और कोरेकोब्रैनकियलिस। ठीक है। अब इसके बाद पेशेंट की पोजीशन क्या होगी जब हम फ्लेक्शन के दौरान हम फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे गोनियोमेट्री के ज़रिए, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? पेशेंट की पोजीशन होगी स्पाइन मतलब वो सीधा लेटा होगा। तो इसके बाद अब चलते हैं हम कि इसके ना थेरापिस्ट की पोजीशन क्या होगी। थेरापिस्ट की पोजीशन होगी टेस्ट साइड, जिस साइड पे वो उसे चेक कर रहा है उस साइड पे होगी थेरापिस्ट की पोजीशन। अब हम चलते हैं पेशेंट को कमांड क्या देनी है। पेशेंट को कमांड देंगे कि वो अपनी हम पेशेंट को कमांड देंगे कि वो अपनी जो बाजू है ना वो फ्लेक्स करे। हम कहेंगे पेशेंट को, उसे कहेंगे कि ट्राई टू फ्लेक्स योर आर्म, अपनी आर्म को फ्लेक्स करो, ट्राई टू फ्लेक्स योर आर्म। जब वो अपनी आर्म को फ्लेक्स करेगा तब हम रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे आया कि वो कितना रेंज ऑफ मोशन कर सकता है। अगर वो नॉर्मल कर रहा है 0 to 180 कर रहा है या 0 to 180 थोड़ा सा कम या ज़्यादा, थोड़ा सा कम हो सकता है बेसिकली। अगर ज़्यादा कम जा रही है फिर कोई ना कोई मसला है। इसके बाद आ जाता है अब हम शोल्डर की जब चेक कर रहे हैं हम शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशन, तो हम अपना फ्लैक्रम कहाँ प्लेस करेंगे, हम अपनी स्ट्रेशनरी आर्म कहाँ रखेंगे, हम अपनी मूवेबल आर्म कहाँ रखेंगे। अब हमारा पेशेंट है वो है स्पाइन लाइन में, तो हमारी जो हमने फल्क्रम प्लेस करना है वो हमने करना है अपना हेड ऑफ ह्यूमरस पे। अब हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस कहाँ है? फल्क्रम प्लेस किया हमने अपना हेड ऑफ ह्यूमरस पे। ठीक है। इसके बाद जो हमारी स्टेशनरी आर्म है, वो स्टेशनरी आर्म हमारी होगी मिड ऑफ एक्सिला, मिड ऑफ एक्सिलरी लाइन। अब ये जो हमारी स्टेशनरी आर्म साथ है ये होगी हमारी मिड ऑफ एक्सिला पे। अब जो हमारी ये वाली मूवेबल है ये लाइन होगी हमारी मिड ऑफ एक्सिला पे आगे, जो हमारी ये है मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस पे होगी। जो हमारी ये लाइन है ये वाली, ये मिड लाइन मूवेबल आर्म मिड लाइन ह्यूमरस पे। ये जो हमारा फल्क्रम है ये होगा हेड ऑफ ह्यूमरस पे। जो स्टेशनरी आर्म है ये होगी मिड लाइन ऑफ एक्सिला पे, ये एक्सिला पे। और उसके बाद जो ये हमारी मूवेबल आर्म है ये होगी मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस पे। अब ये मूवेबल आर्म मूव करती जाएगी ऐसे। तो देखेंगे अब हम अपनी रेंज हमारी क्या होगी, ये हो रही है कोई 180 के करीब ये रेंज हमारी हो रही है। तो ये क्लॉथ की रिस्ट्रिक्शन भी आ सकती है, इस वजह से मैंने आपको पहले बोला था क्लॉथ रिस्ट्रिक्शन की वजह से रेंज कम भी हो सकती है, हम ज़्यादा ऊपर को नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ चलते हैं। शोल्डर की हमारी जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है शोल्डर की एक्सटेंशन। पहले हमने किया फ्लेक्शन, अब हम कर रहे हैं एक्सटेंशन। तो वही बात कि सबसे पहले हमें पता चलना होना चाहिए कि इसकी रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल डिग्री क्या है, नॉर्मल एंगल क्या है। तो इसका नॉर्मल एंगल है 0 to 45। 0 to 45 है नॉर्मल एंगल शोल्डर फ्लेक्शन के जॉइंट का। तो अब इसके लिए मसल कौन से इस्तेमाल होगा? इसके लिए जो मसल होगा वो होगा लिटिस्मस टॉर्साई और डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर और टीरेस मेजर। ये तीन मसल, लिटिस्मस टॉर्साई, डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर, फ्लेक्शन में क्या था डेल्टॉइड के इंटीरियर फाइबर। अब जो एक्सटेंशन है उसमें क्या है डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर। अब इसके बाद है उसके बाद जो तीसरा हमारे पास वो है ट्रीज मेजर, ट्रीज माइनर नहीं ट्रीज मेजर। ठीक है। ये पेशेंट की पोजीशन अब कौन सी होगी? इसमें पेशेंट की पोजीशन होगी हमारी प्रोन का मतलब होता है उल्टा लेटना, स्पाइन का मतलब सीधा, प्रोन का मतलब होता है उल्टा लेटना। इसके बाद हमारी जो थेरापिस्ट की पोजीशन है वो तो टेस्ट साइड पे होगी, जिस साइड पे वो टेस्ट कर रहा होगा। इसके बाद हमने पेशेंट को कमांड क्या करनी है? हमने पेशेंट को कमांड करनी है ट्राई टू एक्सटेंड योर आर्म, अपनी आर्म को एक्सटेंड करें, अपनी आर्म को एक्सटेंड करने की कोशिश करें। वो अपनी आर्म को इस तरीके से अपने पीछे की तरफ, ये मेरी आर्म जैसे पीछे की तरफ जा रही है वो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा, वो स्पाइन क्योंकि उल्टा लेटा होगा। अब इसके लिए दोबारा से अब पता होना चाहिए कि हम फल्क्रम कहाँ प्लेस करेंगे, हम स्टेशनरी आर्म कहाँ प्लेस करेंगे, हम मूवेबल आर्म कहाँ प्लेस करेंगे। इसके लिए अब मैं आपको बताऊँगी कि फल्क्रम एक्सिस हमने अपना फल्क्रम कहाँ प्लेस करना है। हमने अपना फल्क्रम प्लेस करना है एक्रोमियम प्रोसेस पे। अब हमारा एक्रोमियम प्रोसेस कहाँ है? इस साइड पे ये अगर आप फील करें यहाँ पे एक प्रोसेस है हमारा एक्रोमियम प्रोसेस, यहाँ पे हमने प्लेस करना है अपना वो फल्क्रम। और इसके बाद हमारा जो स्टेशनरी आर्म मिड लाइन ऑफ एक्सिला वैसे होगी
और उसके बाद जो हमारी मूवेबल आर्म है वो होगी लेटरल एपिकंडाइल की तरफ। लेटरल एपिकंडाइल, लेटरल एपिकंडाइल मतलब इसकी तरफ, लेटरल एपिकंडाइल ऐसे होगा ना हमारा आर्म, तो लेटरल एपिकंडाइल इस साइड की तरफ हमारी होगा लेटरल एपिकंडाइल, इधर यहाँ पे हमारा होगा वो मूवेबल आर्म हमारी प्लेस होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ, वो है शोल्डर की एबडक्शन। शोल्डर की एबडक्शन, उसकी नॉर्मल एंगल क्या है? शोल्डर की एबडक्शन का जो नॉर्मल एंगल है वो भी है 0 to 180। अब शोल्डर की एबडक्शन होती कैसे है? ये एबडक्शन है, ये एडक्शन है। अब हम हम एडक्शन नहीं कर सकते, एबडक्शन की गोनियोमेट्री कर सकते हैं। एडक्शन क्यों नहीं कर सकते? शोल्डर की एडक्शन क्यों नहीं होती? शोल्डर की एडक्शन इस वजह से नहीं होती क्योंकि उसकी रेंज होती है 0 to 180 to 0। अब ये शोल्डर एबडक्शन, अब जब हम इसकी एडक्शन करेंगे ना तो ये 0 to 180 to 0 से आ जाएगी। तो वहीं उसके अगर हम फाइंड करेंगे एबडक्शन करवा के अगर इसकी रेंज फाइंड करेंगे एडक्शन की, तो वही बात है वो 0 ही आ जाएगी उसकी रेंज। तो शोल्डर एबडक्शन की तरफ चलते हैं। शोल्डर एबडक्शन के लिए कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, इसकी रेंज ऑफ मोशन क्या होती है? शोल्डर एबडक्शन की रेंज ऑफ मोशन होती है 0 to 180। और इसमें मसल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? शोल्डर एबडक्शन के लिए जो मसल इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं डेल्टॉइड के मिडल फाइबर। अब जो फ्लेक्शन थी उसमें थे डेल्टॉइड के इंटीरियर, एक्सटेंशन थी उसमें डेल्टॉइड के पोस्टीरियर। अब जो एबडक्शन आ रही है शोल्डर के जॉइंट की उसमें आ रही है कि डेल्टॉइड के मिडल फाइबर इन्वॉल्व होंगे। उसके साथ जो उसका दूसरे मसल हैं वो उसके हैं सुप्रास्पाइनेटस भी है, ये भी इन्वॉल्व है शोल्डर की एबडक्शन, शोल्डर जॉइंट के एबडक्शन को की मूवमेंट के लिए। उसके बाद पेशेंट की पोजीशन क्या होगी? पेशेंट की जो पोजीशन है वो होगी स्पाइन पोजीशन। पेशेंट की पोजीशन स्पाइन होगी, वो सीधा लेटा होगा, मतलब ऐसे अपनी मूवमेंट परफॉर्म करेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि फलक्रम कहाँ प्लेस करेंगे, स्टेशनरी आर्म कहाँ प्लेस करेंगे, मूवेबल आर्म कहाँ प्लेस करेंगे। जो हमारी स्टेशनरी सबसे पहले फलक्रम हम कहाँ प्लेस करें? फलक्रम प्लेस करेंगे हम अपने हेड ऑफ ह्यूमरस पे। हेड ऑफ ह्यूमरस पे हम फलक्रम प्लेस करेंगे। ये हमारा फलक्रम, हमने इसे प्लेस करना है हेड ऑफ ह्यूमरस पे। हेड ऑफ ह्यूमरस पे फलक्रम प्लेस करना है। और जो हमारी स्टेशनरी आर्म, ये बिल्कुल मिड लाइन ऑफ स्टर्नम पे है। जो मूवेबल आर्म है ये हमारी, जैसे मैं मूवमेंट करूँगी ना, जैसे मैं एबडक्शन करती जाऊँगी, ये सारी ये देखें जितना मेरी एबडक्शन होती है, ये क्लॉथ की रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है इस वजह से। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। आप सबके कमेंट्स को स्क्रीन पर शेयर करके इसका आंसर करूंगी। तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी लगन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप सबके इर्द गिर्द का माहौल हंसता मुस्कुराता और खुशगवार रहे तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।